एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियोस में हम लोग भारतेंदु युग को कवर कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उस वीडियो में हम लोगों ने देखी। 2 वीडियो में पूरा भारतेंदु युग कवर है और जहाँ तक है मुझे लगता है कि उस जितने भी प्रश्न वहाँ दिए हुए हैं अगर वो सभी याद हो जाएं तो इससे ज़्यादा आने की संभावना बहुत मुश्किल ही बन पाएगी। तो आज देखते हैं द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। और ये जो जागरण सुधार काल नाम दिया है ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। ये भी प्रश्न बनता है, इसको भी ध्यान रखने योग्य है। आगे चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? जो द्विवेदी युग नामकरण रखा गया है ये किसके नाम पर रखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी? तो इसका तो बहुत सरल आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए 2 बार बना हुआ है और भी कई प्रश्नों में ये आता ही रहता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय कितना माना जाता है? 1900 से 1918, 1900 से 1924, 1903 से 1918 या 1868 से 1900? कितना इसका समय माना जाता है? तो इसका समय माना जाता है 1900 से 1918। ठीक है, 1900 से 1918 ईस्वी द्विवेदी युग का समय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? अभी मैंने आपको बताया और कमेंट करके इसका आंसर आप सभी मुझे बताएंगे कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये द्विवेदी युग के कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। देखिए कितने बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ, ये सभी द्विवेदी युग में रहे। जबकि सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखी थी समस्या पूर्ति, उसी प्रकार द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। यानी जो पहले का समय था उस समय में जो कार्य हो रहा था उसी को पुनः जागृत करके नए तरीके से दोबारा से किया गया। इसी को इतिवृत्तात्मक यानी इति को दोहराना, पुराने समय में जो हो रहा था जैसे ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर लिखा जा रहा था तो द्विवेदी युग में आकर के वही चीज़ वापस आ गई थी। तो इसीलिए इतिवृत्तात्मकता यहाँ की मुख्य विशेषता बताई गई है। अगला देख लेते हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, निराला हैं या रत्नाकर हैं? बताएं कि कौन है जो भक्ति काल में जैसा काव्य सूरदास लिखते थे आधुनिक काल में वैसा काव्य कौन लिखता था? तो आप सिमिलर भी कर पाएंगे कि वैसा काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया था। जिस प्रकार का काव्य, जिस प्रकार की गुणवत्ता, जिस प्रकार की रोचकता सूरदास के काव्य में थी तो आधुनिक काल में वैसी ही रोचकता जो है मैथिली शरण गुप्त के काव्य में थी। आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो देखिए एक तो होते हैं प्रवर्तक। कौन है प्रवर्तक? एक होते हैं संस्थापक और एक होते हैं प्रतिनिधि कवि। तो संस्थापक वो होते हैं जिन्होंने किसी संस्था समाज या उसकी स्थापना की हो, लेकिन प्रवर्तक वो होते हैं जो उसको चलाते हैं, जो उसमें योगदान देते हैं, जिनकी वजह से उस युग को जाना जाता है। और वही प्रतिनिधि भी होते हैं। तो कौन माने गए हैं? तो मुझे लगता है आप सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रकवि नाम उनको किसने दिया था? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भारतेंदु युग वाली वीडियो में मैं ये बात बता चुकी हूँ कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी। अगला प्रश्न लेते हैं।
द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसमें कुछ त्रुटियां बताते हुए इसको जो है महाकाव्य की संज्ञा नहीं दी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा पुरस्कार मिला है। इसको मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक का प्रवास को, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की कामायनी को भी मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? देखिए, पहले हमें क्या होता है, प्रश्न को समझना अनिवार्य है। द्विवेदी युगीन जो कि आधुनिक काल में है, ग्रंथ ऐसा कौन सा है जिसमें ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा का स्मारक, यानी ब्रज भाषा की एक याद समझ लीजिए, उसके रूप में आधुनिक काल में हम किसे मान सकते हैं? प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली में, गंगा अवतरण ठीक है, बिहारी रत्नाकर भी ठीक है, लेकिन उद्धव शतक एक ऐसी रचना है जो जगन्नाथ दास द्वारा लिखी गई है। जिस प्रकार सूरदास लिखते थे ब्रज भाषा में, उसी प्रकार उद्धव शतक उद्धव और गोपियों के वार्तालाप पर लिखी गई है। ये भ्रमर परंपरा पर आधारित एक काव्य है और इसीलिए ब्रज भाषा की धरोहर स्मारक के रूप में आधुनिक काल में हमें उद्धव शतक मिलता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है? प्रकृति चित्रण की दृष्टि से आप सभी मुझे लगता है जानते होंगे। तो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण कवि कौन है? ये हैं आपके श्रीधर पाठक। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत तक नहीं जाएंगे आप, ये छायावाद युग के हैं। हालांकि ये प्रकृति चित्रण के हैं, लेकिन प्रकृति चित्रण का मतलब ये नहीं है कि हम पंत जी को ही ढूंढ लें, क्योंकि यहाँ द्विवेदी युग पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो श्रीधर पाठक हैं। चलिए, स्वच्छंदतावादी कवि भी श्रीधर पाठक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता या मार्क्सवादी चिंतन? तो ये देख लेते हैं कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है। तो मार्क्सवादी चिंतन जो है ये द्विवेदी युग का नहीं है। राष्ट्रीय भावना थी, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती और काफ़ी सारी रचनाएं अन्य कवियों ने भी लिखी हैं। नीति और आदर्श पर चलने का विचार किया गया था, बिल्कुल किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, द्विवेदी युग की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता के विषय में मैं बता चुकी हूँ, ये भी द्विवेदी युग की जो है। एक ये इतिवृत्तात्मकता सिर्फ द्विवेदी युग की है। राष्ट्रीय भावना द्विवेदी युग में भी थी और भारतेंदु युग में भी थी। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति थी जो कि द्विवेदी युग में नहीं थी। ये विशेषताओं का हम ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न हमारा, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो देखिए, ब्रज भाषा जो थी वो भारतेंदु युग तक आते आते क्षीण हो गई थी बिल्कुल, जबकि भारतेंदु युग में सभी ने ब्रज भाषा को अपनाया। कुछ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, जैसे कि भारतेंदु ने अपने फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कुछ प्रयास किए गए उस युग में अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा खड़ी बोली को विकास की ओर ले जाने में, लेकिन वहाँ पूर्णतः विकास उसको प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जब द्विवेदी युग आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरण के आधार पर व्याकरण को जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो सरस्वती पत्रिका का जब संपादन उन्होंने संभाला, तब उन्होंने जो भी रचनाएं उनके पास आती थी उसमें व्याकरण के बारीक से बारीक कमियों को समाप्त कर एक शुद्धता प्रदान की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में जो है पूछी भी जाती है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। और वहीं से खड़ी बोली को एक आधार मिला, एक विकास मिला और वो आगे के पथ पर अग्रसर हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था।
तो द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा क्या थी? अब आप आराम से बता पाएंगे, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि तो सभी को पता है, अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं, मुकरियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग करते थे? बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो ये हरिगीतिका छंद का प्रयोग करते थे मैथिली शरण गुप्त। हरिगीतिका उनका प्रिय छंद था। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या है? ये बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आसान है कि मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, भारतेंदु के गुरु कौन थे? आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे। भारतेंदु के गुरु का नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19वां, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान? अब देखिए इतनी देर से हम किस कवि को पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से बता देंगे कि मैथिली शरण गुप्त का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध, जयद्रथ वध क्या है? देखिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में बताऊंगी, फिर आप आंसर 2 मिनट में बता देंगे कि प्रबंध काव्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में हम ऐसी रचना को देखते हैं जिसमें कम से कम 8 से अधिक सर्ग हो, समय हो, खंड हो। जैसे रामचरितमानस में 7 खंड हैं, तो 7 से अधिक होने, 7 से कम नहीं होने चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए, 7 हो जाएं, 8 हो जाएं, 9 हो जाएं, तो ये सभी, इसके बाद कितने भी हो जाएं तो ये महाकाव्य हो जाता है। महाकाव्य में कम से कम इतने खंड होने चाहिए। दूसरी बात, जन्म से लेकर मृत्यु तक या जब तक की कथा लिखी जा रही है तब तक का पूरा विवरण उसके अंदर मिलता है। जबकि खंड काव्य, जैसा कि नाम से प्रतीत है, जीवन के एक खंड को लेकर ये लिखा जाता है। जैसे आप किसी एक घटना को लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या घटना लिखी गई है? यहाँ पर लिखा गया है जयद्रथ वध। ये महाभारत की पूरी महाभारत में से एक घटना है, उसका विवरण है। तो अब आप मुझे बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि ये महाकाव्य होगा, खंड काव्य होगा या प्रबंध काव्य होगा। आगे चलते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया है? सभी बताएंगे। मधुप उपनाम से किस कवि ने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? तो मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? ये बताइए। राम जी के भक्त थे। कंफ्यूज नहीं होना है, और ये प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी जो बहुत आसान होते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो भगवान राम के भक्त थे मैथिली शरण गुप्त। अभी देखिए, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम अनुसार लगाना है, तो इसमें बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आराम से इसको हम कालखंड के अनुसार लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली रचना इनकी हेमंत है, उसके बाद रंग में भंग है, फिर भारत भारती और फिर साकेत है। ये इनका क्रम है। आगे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। रंग में भंग अभी हमने पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त की है। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है। तो मृत्युंजय किसकी हुई? राय प्रसाद देवी पूर्ण की मृत्युंजय। तो हमारा आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो देखिए, कौन ऐसे हैं जो महावीर के शिष्य हैं? तो महावीर के विषय में इतनी रोचक बात और उनकी जो एक प्रशंसा की गई है, किसके द्वारा की जा सकती है? अंदाज़ा लगाइए। जी मैं बताती हूँ बस। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि महावीर की प्रशंसा
किसके द्वारा की गई है? बिल्कुल, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। आगे चलते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कि कविता बनाकर तुलसी न लसे, तुलसी कृतार्थ नहीं हुए, बल्कि कविता को एक आयाम मिल गया तुलसी की कला पाकर। ठीक है, तो ये पंक्ति किसने लिखी है? ये लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। आगे चलते हैं। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय में उपयुक्त कथन किसका है? तो इसकी एक पंक्ति है कि कविता का उद्देश्य न केवल मनोरंजन होना चाहिए, उसमें उचित मर्म का भी उपदेश होना चाहिए। मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ शायद, तो ये लिखी है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, क्योंकि उनका मानना था कि कविता लिखने का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसमें एक उपदेश परक संदेश होना चाहिए, एक कवि कर्म होना चाहिए जो संदेश दे, संसार को अवगत कराए। ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भारत भारती से ली गई है और मैथिली शरण गुप्त की है। आगे चलते हैं। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। अभी आप पढ़ रहे होंगे तो बड़ा आपको टफ लग रही होगी ये पंक्ति, लेकिन ये मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताऊंगी तो 2 मिनट में याद हो जाएगी कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा एक रचना लिखी गई साकेत। कौन सी रचना लिखी गई? साकेत, जिसका नवम सर्ग पूरा उर्मिला पर आधारित है। उर्मिला की विरह वेदना को पूरा जो है संबोधित करके लिखा गया है कि उर्मिला कैसे विरह वियोग में व्याप्त है। तो उर्मिला जब विरह में है तो लक्ष्मण तक उनका संदेश नहीं पहुंच पाता है, तो वो व्याकुल हो उठती है और फिर अपने आप से, अपने यौवन से कहती है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, यानी मेरे आंचल में जो सो रहा है तो आंचल में ही सोता रहे, मचल कर मत साल, क्योंकि प्रिय तो मिलेंगे नहीं। तो ये उर्मिला के मुख से कहलवाई गई है साकेत के नवम सर्ग में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे। अगली पंक्ति देखते हैं। लिखो ना करो लेखनी बंध, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो बहुत अच्छी पंक्ति ये कही गई है किसके द्वारा? श्रीधर पाठक के द्वारा एक संदेश दिया गया है, लिखो ना करो लेखनी बंद, यानी किसी भी आपत्ति से डरो नहीं। श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, यानी जैसे मैं स्वच्छंद हूँ वैसे तुम भी स्वच्छंद हो। इसीलिए श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है और उन्होंने सभी कवियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अपनी लेखनी को बंद मत करो, जिस प्रकार मैं स्वच्छंद रूप से लिखता हूँ उसी प्रकार तुम सब भी स्वच्छंद रूप से लिखो। आगे चलते हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये भी बस इतना जान लेना काफ़ी है कि श्रीधर पाठक की पंक्ति है, जगत ना सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। स्वच्छंदतावादी कवि थे तो इस प्रकार की पंक्तियाँ करते थे। उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता कौन है? देखिए, उमर खयाम का नाम एक जगह हमें और देखने को मिल जाता है। हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं थीं उन पर उमर खयाम की रुबाइयों का असर मिलता है। लेकिन उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं ये नामक किसने लिखा है? उमर खयाम नामक जो रुबाइयाँ हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। आगे चलते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो मुझे लगता है लगभग सभी जानते हैं इस पंक्ति के रचयिता कौन है। ये है मैथिली शरण गुप्त। और ये पंक्ति किस रचना से ली गई है आप सभी कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा।
देखिए, जब सहयोग करेंगे तो पढ़ाई बहुत सुंदर होती है। जब आप आंसर भेजेंगे तो आपका भी मनोबल भी बढ़ेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। मैं आपके आंसर का रिप्लाई भी दूंगी, आप मुझे आंसर सेंड कीजिएगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो प्रेम पर प्राण निछावर करने की जो प्रेरणा देते थे वो कौन देते थे, आपको ये जान लेना ज़रूरी है। जब भी इस प्रकार की पंक्ति आ जाए तो वहाँ राम नरेश त्रिपाठी होंगे। ठीक है, प्रेम पर प्राण न्यौछावर कर देने को पूरा आतुर जो थे वो राम नरेश त्रिपाठी। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पड़ वगा छोटी। पंक्ति किसकी है, सभी बताएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। देखिए ऐसे लिखते थे वो, भैंसी भवानी के तब सेवा की तब सेवा लागे करन पड़ बगा छूटी। कैसी कैसी पंक्तियाँ लिखते थे, व्यंग्यात्मक, है ना, व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ लिखते थे। आगे देखिए, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, कितना ओज है इस पंक्ति में कि आप एक बार अपने मुख से इसको वीर रस के साथ, ओज गुण के साथ बोलें तो पूरी वीडियो में आपका जो है ओज जाग जाएगा, इंटरेस्ट जाग जाएगा, है ना। तो जो है इस कवि के रचनाकार कौन है, इतनी देर से हम किसे पढ़ते आ रहे हैं बताइए आप सभी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे। नहीं याद रहे तो सोच लीजिए, हमने मेथी खाई थी, उससे हमारी नींद भाग गई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये पंक्ति जो है ना, ये मैथिली शरण सॉरी तो अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते गले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति जो है अयोध्या प्रसाद जो हरिऔध हैं उनकी पंक्ति है प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास में इसी पंक्ति से जो है शुरुआत हुई है, ये उसकी प्रथम पंक्ति है। आगे देखिए, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। बहुत ही बढ़िया ओजपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ आप एक शब्द पकड़ लीजिए, नेक। ये शब्द ना ब्रिज भाषा का है और लगभग आप एक नाम पकड़ लीजिए, नथुराम। नाथुराम लिखा है लेकिन आपने नथुराम अधिकतर गांव में नाम सुने होंगे तो आप रिलेट कर लेंगे। देशभक्त वीरों से नेक नहीं डरना होगा, ये नाथुराम शर्मा की पंक्ति है। इनको कामता और गुरु और क्या क्या कामनी कांत और की उपाधि इनको दी गई है। आगे चलते हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है। पंक्ति के रचयिता कौन है, कितनी सुंदर पंक्ति है कि भूलोक का गौरव यानी जो पूरी धरती है उसका गौरव और प्रकृति का पुण्य कहाँ है, लीला स्थल। वो लीला स्थल कहाँ है तो आप सभी जानते हैं हमारे भारत में है। और किसने लिखा है, ये मैथिली शरण गुप्त ने। इतनी सुंदर पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। छड़ी धार छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले छबीले बनो। तो देखिए पंक्ति से ही आपको समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर भी मैंने आपको रिलेट करवाया कि आप ब्रिज भाषा को पकड़ें और उसी तरह यहाँ पर कुछ अलग है पंक्ति में। छड़ी धार यानी पतले छड़ी जैसे, छैला छबीले यानी इंटरेस्टिंग बनो, रंगीले रसीले यानी हास्यपूर्ण खुश एक चेहरे पर खिला खिला माहौल बना रहे, फवीले है ना, मस्ती करने वाले, ऐसे बनो। कौन कहता है, नाथुराम शर्मा शंकर कहते हैं।
अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता। देखिए पंक्ति जिसने भी लिखी है ना, बहुत खूबसूरत लिखी है कि अति खल यानी दुष्ट व्यक्ति की संगति करने से संसार में कभी मान नहीं बढ़ता। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, जितना भी सम्मान है वो सब खत्म हो जाता है, इसलिए कभी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए और हमें रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। तो अभी आपको आंसर मिल गया होगा मुझे लगता है, रामचरित उपाध्याय। अति खल की संगति करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। निज भाषा, निज भाषा बोलऊँ लिखूँ पढ़ूँ गुनहूँ सब लोग। कितना अच्छा संबोधन है। आज भी हम कहते हैं निज भाषा पर गर्व करना चाहिए, निज भाषा को बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ एक स्टैंडर्ड ग्रुप के अंदर सब खड़े हो जाते हैं वहाँ आप धन्यवाद और नमस्कार करने से शर्माते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो निज भाषा बोलहूँ लिखूँ गुनहूँ सब लोग, ये पंक्ति कही है स्वच्छंदतावादी कवि। कौन है स्वच्छंदतावादी कवि? 2 बार मैं बता चुकी हूँ आपको। स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। तो स्वच्छंदतावादी कवि हैं, उन्होंने ही लिखा है, श्रीधर पाठक है। मुझे लगता है 2 ऑप्शन वहाँ से थोड़ा सा मिस हो गए हैं। और आगे देख लेते हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ये बहुत सरल आपका प्रश्न है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इस क्वेश्चन के नंबर के साथ, ठीक है। अगला चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ थोड़ा सा अलग आ गया, प्रिय प्रवास नहीं है, बल्कि कौन सा पूछा है इन्होंने? कनुप्रिया, पथिक, वासव दत्ता, कौन सा है? अभी तो मैंने आपको ट्रिक भी वो भी दे दी। चौखे चौपते, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, ये सभी हरिऔध की रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसान के रचनाकार कौन है? किसान एक ऐसा विषय जो हम सब के जीवन से संबंधित है। किसान एक ऐसा काव्य है, एक ऐसी रचना है जिसको मैथिली शरण गुप्त ने जब लिखा था तो इतनी गहराई उसमें दे दी थी कि जो किसान लोग पहले होते थे बहुत गरीब होते थे और विदेशों में उनको खरीद कर ले जाया जाता था, उनसे मजदूरी गुलामी करवाई जाती थी, खेती करवाई जाती थी, उनकी घर की औरतों को रखा जाता था, उनसे जो बच्चे होते थे उनको अपना बनाकर वो लोग रखते थे कि ये हमारे गुलाम हैं, जब तक चाहे काम लें, जब चाहें बेच दें, और इन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। तो इस प्रकार की सारी परेशानियां, सारी व्यवस्था जो किसान के जीवन से संबंधित उस समय में रही है, वही सब मैथिली शरण गुप्त ने इसमें वर्णित की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार कौन है? जगत सच्चाई सार, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, तनिक न सच्चा समझो बच्चा इसका भेद किसका था? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावादी कवि ही जगत की सच्चाई सामने ला सकता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो श्रीधर पाठक यहाँ पर इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम विश्वपाई जन्म के, हम विश्वपाई जन्म के जो कृति है, उदय शंकर भट्ट, दुष्यंत कुमार, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या गुप्त जी? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा ये लिखा गया है, हम विश्वपाई जन्म के। आगे चलते हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा सन 1912 में लिखी गई, महात्मा गांधी के द्वारा जब पढ़ी गई तो महात्मा गांधी रह ना सके और रात में ही ट्रेन से उनके घर पहुंच गए, और जब घर पहुंच गए तब उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें क्या पुकारा? राष्ट्रीय कवि पुकारा। और उन्होंने क्या कहा? मैथिली शरण गुप्त ने कहा, मुझे इतना बड़ा मान न दीजिए, मैं तो
कौटुंबिक मात्र कवि हूँ। तो कौन सी भावना है आप ही बताएंगे कमेंट करके। ये नंबर डालकर, तो आप ये वाला नंबर डालिए और इस नंबर के आगे देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यदि मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा होगा, मेरे तथ्य आपको एक नयापन दे रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर इसके सामने जो है आपका आंसर लिखेंगे। ठीक है, नंबर डालिएगा और आंसर मुझे दीजिएगा कि कौन सी भावना है। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध, इसके रचनाकार कौन है? तो प्लासी का युद्ध बहुत ही एक चर्चित है रचना, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा तो अगला प्रश्न देखते हैं, सुमन, आपने सुना भी कम होगा ये रचना। सुमन रचना किसके द्वारा लिखी गई है? काव्य संग्रह है, ध्यान रखिएगा। ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है सुमन। और बहुत अच्छा एक प्रश्न आया, 51वां प्रश्न है हमारे सामने, जिसका हमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए, काव्य मंजूषा देख लीजिए किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रस कलश हरिऔध की है, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद की रचना है और अनुराग रत्न नाथुराम शर्मा की रचना है। देखिए, बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन आपको इस वीडियो में मिल रहा है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए, उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि मेरे द्वारा की गई मेहनत से आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, थोड़ी भी सहायता मिलती है, आपको कंटेंट याद होता है, तो मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हिंदी आंगन आपके भावी भविष्य के लिए हमेशा तत्पर है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।